नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम संविधान का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं और इसमें हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना में आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान का सबसे मेन पार्ट है। प्रस्तावना का मतलब ये हुआ कि आपको आपके संविधान के क्या उद्देश्य हैं, ये किसके लिए बनाया गया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, ये सब हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं। प्रस्तावना को आप उद्देशिका भी बोलते हैं और प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। थोड़ा सा इससे पहले हमारा जो हमने परसों संविधान खत्म किया था 26 जनवरी 1950 को, उसमें हमारी 2-3 चीजें रह गई थी। पहले उन 2-3 चीजों को क्लियर कर देते हैं। तो मैंने आपको एक डेट बताई थी, वो डेट थी आपकी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। ये मैंने आपको डेट बताई थी। और इस दिन मैंने आपसे लोगों से बताया था कि इस दिन हमारी जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसकी अंतिम बैठक हुई थी। और यहाँ पे हमने 2-3 चीजें डिसाइड करी थी। वो 2-3 चीजें थी कि यहाँ पे हमने 24 जनवरी 1950 को अपना राष्ट्रीय गान अपनाया, अपना नेशनल एंथम अपनाया। 24 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रीय गीत अपनाया। और 24 जनवरी 1950 को हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो थोड़ा सा यहां से भी वो डीप जाता है, यहां से भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़ा सा पहले इन 3 चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने राष्ट्रगान पे। सबसे पहले हम आते हैं अपने राष्ट्रीय गान पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है हमारा राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो आप सब लोगों को पता है, वो जन गण मन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है। तो जो हमारा राष्ट्रगान है वो आपके रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। रविंद्रनाथ ठाकुर, या इन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर भी बोल सकते हैं। तो आपका राष्ट्रगान जो लिखा है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर से भी आपके पास 2-3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, तो प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर है। यहां से ये बात भी याद रखनी है, 1913 में साहित्य लिटरेचर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला और इनकी किताब गीतांजलि के लिए। तो पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो कौन है, आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो बांग्लादेश है, जब 1971 में, परसों आपको INS राजपूत की कहानी सुनाई थी, तो जो पूर्वी पाकिस्तान है वो 1971 में बांग्लादेश जब बनता है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला, वो भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप यहां से ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब आपसे ये पूछेगा कि जो जनगण मन है, जो जनगण मन है वो पहली बार कब गाया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो जनगण मन है, जन गण मन, जो जनगण मन है वो सबसे पहले आपका 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। किसका अधिवेशन, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अभी आप कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। यही कांग्रेस पार्टी जो आपकी प्रिय राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हो चुकी है। और हर साल इसके अलग अलग क्या होंगी, अधिवेशन होंगे, मीटिंगें होंगी। तो उनमें से एक अधिवेशन था 1911 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। यहां पर जनगण मन पहली बार गाया गया। ठीक है, तो अब आपका जनगण मन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको पूछेगा कि हमने अपना राष्ट्रगान कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान लिखा किसने है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ही वो पहले आदमी हैं, पहले भारतीय हैं, पहले एशियाई हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है 1913 में गीतांजलि के लिए, और लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, इसके बाद जो जनगण मन है वो पहली बार कब गाया गया, तो जनगण मन पहली बार 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक हो गया, तो ये हमारा जनगण मन से पूरे क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरी चीज जो है हमारा राष्ट्रगीत। ठीक है, जो है हमारा राष्ट्रीय गीत। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, तो वो है हमारा वंदे मातरम। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, नेशनल सॉन्ग जिसे बोलते हैं, वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। अब यहां से पहला क्वेश्चन वही कि वंदे मातरम लिखा किसने है,
तो जो वंदे मातरम है वो लिखा है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, कहीं कहीं आपको चट्टोपाध्याय भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है वो लिखा है। अब जो यहां से भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक्चुअल में जो वंदे मातरम है वो अलग से नहीं लिखा गया है, वो एक पुस्तक में लिखा गया है और उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। इस आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया है वंदे मातरम और इसी पुस्तक से हमने वंदे मातरम लिया है। तो फिर वही क्वेश्चन कि आनंद मठ किसने लिखी है, तो आनंद मठ किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आनंद मठ और उसी आनंद मठ किताब में लिखा गया वंदे मातरम, जिसको हमने लिया है अपने राष्ट्रगीत के रूप में। ठीक हो गया। अब यहां पे एक पुस्तक लिखी मैंने आनंद मठ। आनंद मठ जो आधारित है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंगाल में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, साधुओं का विद्रोह, उसी पर आधारित है आपकी आनंद मठ। तो अगला क्वेश्चन यही हो जाएगा, इंडिविजुअल अलग से पूछेगा कि आनंद मठ किस चीज पर आधारित है, तो आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यहां पे आपको मैं 4 पुस्तकें बता रहा हूं, वो 4 पुस्तकें आप आज के आज याद कर लो, अभी याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, वीडियो आप पूरा देखिया करिए, ज्यादा मैं लंबा वीडियो बनाता नहीं, 15, 16 या 17 मिनट का वीडियो होता है। आप अपने 24 घंटों में से 15 मिनट निकाल दीजिए। ठीक है, इन 15 मिनटों में आप देखिए आपके पास कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। सिर्फ 15 मिनट आप अपनी स्टडी के लिए निकाल लीजिए, बस इनफ है। अगर आपने ये वीडियो इतना अच्छा देख लिया, संविधान पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम चल रहे हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। इसके अलावा भी आपके पास क्वेश्चन तैयार हो गए। तो यहां पे मैं आपको 4 पुस्तकें रटवा रहा हूं, 4 पुस्तकें लिखा रहा हूं, जो आपका यूके पीसीएस, यूके ट्रिपल कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का हो, उत्तराखंड का हो, वो आपसे वो पुस्तकें जरूर पूछता है। तो ये 4 पुस्तकें आप याद कर लो आज। ठीक है, ये 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली पुस्तक का नाम है आनंद मठ। सबसे पहली पुस्तक है आनंद मठ, आनंद मठ। दूसरी पुस्तक का नाम है नील दर्पण। दूसरी पुस्तक का नाम है नील दर्पण। तीसरी पुस्तक का नाम है इंडिका और चौथी किताब का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। ये 3 पुस्तक आज आप ये करो कि शाम तक, जब तक मैं वीडियो देख रही हूं या देख रहा हूं, तब तक मेरी ये पुस्तकें तैयार हो जाए। ठीक है, आपकी पढ़ाई का, आप अक्सर देखते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं पर एग्जाम निकल नहीं पाता, एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। तो इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है क्योंकि आप अपने दिमाग को केवल सीमित रखते हैं। आप उसको जाने दीजिए, यात्रा करने दीजिए अपने दिमाग को, जहां से जहां कनेक्ट होता है वहां कनेक्ट करिए इसको। तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रगीत, हम आ गए राष्ट्रगीत से इधर। तो अब ये 4 पुस्तकें आपको आज याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके लेखक, आनंद मठ के लेखक मैंने आपको बता दिया, बंकिम चंद्र या चंद्र चटर्जी, कहीं कहीं चट्टोपाध्याय भी मिलेगा। दूसरा नील दर्पण दीन बंधु मित्रा। इंडिका मेगस्थनीज और किताबुल हिंद अलबरूनी। ये 4 पुस्तकें आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नील दर्पण किसने लिखी है? दीनबंधु मित्रा ने। इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। और किताबुल हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी ने। जो आनंद मठ है वो आधारित है आपके सन्यासी विद्रोह पर। बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ तो उस पर आधारित है आपकी आनंद मठ। दूसरी आपकी नील दर्पण, तो नील दर्पण आधारित है आपके नील आंदोलन पे। अभी आप पढ़ेंगे नील आंदोलन के बारे में भी। नील आंदोलन क्या था? तो जो आप कपड़ों में डालते हैं ना, उजाला, 4 बूंदों वाला, आहा उजाला वाला, है ना, तो वही उजाला, वही नील पहले खेतों में उपजाई जाती थी। पहले वो पौधों की तरह होती, जैसे आप मिर्ची का पौधा लगाते हैं, टमाटर का पौधा लगाते हैं, तो पहले किसान नील की खेती करते थे। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने हमारे भारतीय किसानों को बोला आप नील के अलावा कोई और खेती नहीं करोगे, ठीक है, केवल नील की खेती करोगे, बाकी गेहूं चावल दाल कुछ नहीं। तो जब तक तो नील सही चल रही थी। उसके बाद जब 19वीं शताब्दी आएगी, 18वीं शताब्दी का अंत आएगा, यही नील आपका कारखानों में बनने लग गया। ठीक है, अब कारखानों में जब बनने लग गया तो खेतों में इसका मतलब नहीं था कुछ। जब इजीली हमें कारखानों से, फैक्ट्री से चीज मिल रही है, तो अब कौन उसको खेतों में पहले बोएगा, फिर सींचेगा, फिर तोड़ेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा। बहुत लंबी प्रोसेस हो रही थी। पर अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को ये बोला ही नहीं कि आप नील मत करो। अब
इससे हुआ क्या कि हमारे किसानों की स्थिति बड़ी खराब हो गई, और तब भारत में होता है नील आंदोलन। आप चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह पढ़ेंगे, चंपारण सत्याग्रह, वो नील आंदोलन का ही पार्ट था। ठीक है, तो नील आंदोलन पर आधारित एक किताब है जिसका नाम है नील दर्पण, जो लिखी है आपके दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, अगली है इंडिका। इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने। आप चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे जब प्राचीन भारत में, तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसके बीच एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि होती है, और उस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर जो था वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करेगा। ठीक है, और साथ में अब उसको ये था चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को कि मैं अपनी लड़की तो दे रहा हूं इसको, अब वो ठहरा यूनान का, ये ठहरा भारत का, और भारत में कहाँ का, बिहार का चंद्रगुप्त मौर्य। तो हर बाप को टेंशन होती है कि मेरी लड़की सही हाथों में जा रही है कि नहीं जा रही है, तो अपनी लड़की की थोड़ा देखभाल करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य उसको सही से रखता है कि नहीं रखता है ना। तो इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दार्शनिक भेजा जाता है यूनान से, उसका नाम था मेगस्थनीज, और इसी ने भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीय कला और संस्कृति के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। तो अगर आपसे पूछता है प्राचीन भारत का आईना किस पुस्तक को कहा जाता है, तो मेगस्थनीज की इंडिका वो पुस्तक है। ठीक हो गया, तो इंडिका मेगस्थनीज लिखी है, भारतीय कला और संस्कृति पर आधारित है। और लास्ट पुस्तक है आपकी किताबुल हिंद। किताबुल हिंद लिखी है अल बरूनी ने। ये भी आपका क्या है, भारतीय कला संस्कृति का क्या है, कला संस्कृति का क्या है, एक आईना है किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद लिखी है अल बरूनी ने। अल बरूनी से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि अल बरूनी जो विद्वान था वो किस के साथ भारत आया था। तो जब मैं आपको भारत में अरब आक्रमण या मुसलमानों का आक्रमण पढ़ाऊंगा, तो भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दूसरा भारत पर आक्रमण करने वाला मुसलमान था आपका मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, और इसी मोहम्मद गजनवी के साथ एक विद्वान भारत आता है, उस विद्वान का नाम था अल बरूनी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ही वो पहला आदमी है या वो पहला मुसलमान है जिसने भारतीय ग्रंथों को पढ़ा था। तो इसी अल बरूनी ने भारत के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है किताबुल हिंद। तो ये 4 पुस्तकें आज के आज याद कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं किसी ना किसी एग्जाम में ये पुस्तकें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, नील दर्पण दीनबंधु मित्रा, इंडिका मेगस्थनीज और किताबुल हिंद अल बरूनी। ठीक हो गया, तो ये हो गए आपके 4 पुस्तक। किस बारे में आधारित है, आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, नील दर्पण नील आंदोलन पर आधारित है, इंडिका भारतीय कला और संस्कृति की, प्राचीन भारत की भारतीय कला और संस्कृति को दिखाती है, किताबुल हिंद भारतीय कला और संस्कृति को दिखाती है प्राचीन भारत की, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक, और अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, तो ये 4 पुस्तक आप याद कर लो। ठीक है, ठीक, चलो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम है। ठीक है, वंदे मातरम कहां से लिया गया है, तो आनंद मठ किताब से लिया गया। किस किताब से, आनंद मठ किताब से लिया गया है। और आनंद मठ लिखी किसने है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। ठीक है, अब यही बात जैसे आपने पढ़ा था कि राष्ट्रगान नेशनल एंथम सबसे पहले कहां गाया गया था, उस टाइम तो राष्ट्रीय गीत नहीं, उस टाइम तो सिंपल सा गाना है। 24 जनवरी 1950 को हमने उसको अपना राष्ट्रगान माना। तो राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया था, तो राष्ट्रीय गीत 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। एक देखो आप, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। देखो एक चीज आपको याद करने के लिए इजी हो गई कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, बस टाइम अलग अलग है। जो वंदे मातरम वो सबसे पहले 1896 में गाया गया। वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया, तो वंदे मातरम सबसे पहले 1896 में गाया गया। ठीक है, और जो राष्ट्रगान है वो 1911 में पहली बार गाया गया। ठीक हो गया, तो ये थे आपके राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, दोनों के रचयिता याद रखने हैं। राष्ट्रगान के हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगीत के हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत कहां से लिया गया है, तो राष्ट्रगीत आपका आनंद मठ किताब से लिया गया है, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया, 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अपनाया कब, 24 जनवरी 1950 को। दोनों चीजें
अब आ जाते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी चीज है हमारे भारत के राष्ट्रपति। बोला था ना कि 24 जनवरी 1950 को ये घोषणा हुई कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो घोषणा कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हमने डिसाइड कर लिया था कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, तो चलो अब यहां से याद रखना है राष्ट्रपति के बारे में। तो देखो, जो आपके प्रथम राष्ट्रपति, में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो कैसे चुने गए? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कैसे चुने गए? तो याद रखना, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें संविधान सभा ने चुना था। उन्हें संविधान सभा ने चुना था। तो ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनको संविधान सभा चुनेगी, क्योंकि इसके बाद 1952 में हमारे यहाँ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, है ना। तो जब लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव, आपको पता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं कैसे चुने जाते हैं, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब हमारे यहाँ चुनाव कब हुए? पहले 1952 में। उससे पहले तो हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा थी नहीं। तो इसलिए आपसे पूछेगा कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनका चुनाव कैसे हुआ? तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनका चुनाव कैसे हुआ? तो उनका चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा ने किया। इसके बाद जितने भी राष्ट्रपति आएंगे उन सबका चुनाव कैसे होगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस आपकी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उनको चुनाव करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति से याद रखना कि जो पहले राष्ट्रपति उनका चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा द्वारा हुआ। ठीक है, तो ये थी आपकी तीनों चीजें, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और आपका राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अब एक छोटा सा और बचता है यहाँ पे, वो है आपका, देखो प्रस्तावना वैसे भी 2 पार्ट में पढ़नी है हमने ना, तो आज जितनी पढ़ेंगे ठीक, तो प्रस्तावना उसके बाद आगे कंटिन्यू कर देंगे अगले उसमें। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं भारत के। मैंने बोला था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा या कभी ना कभी किसी ने आपसे पूछा होगा, और आपको पता भी होना चाहिए अपने देश के बारे में। ये तो ऐसा ज्ञान है, तो देखो ये तो जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सही है, और जो नॉर्मल है आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने देश के बारे में, है ना। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई 26 जनवरी की डेट ही क्यों चुनी इन्होंने? आपके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि 26 तारीख ही क्यों चुनी संविधान लागू करने के लिए? जब 24 तारीख को अंतिम बैठक हो गई थी तो 25 को भी लागू कर सकते थे, 27 को भी लागू कर सकते थे, 31 को भी लागू करते, 1 फरवरी को लागू कर देते। क्यों इन्होंने 26 तारीख ही रखी? 26 जनवरी ही क्यों रखी इन्होंने संविधान लागू करने के लिए? तो इसके पीछे है एक कहानी, और वो कहानी के लिए हम चलेंगे 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये कांग्रेस के अधिवेशन भी पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको, सारे इंपॉर्टेंट वाले। तो इसके लिए हम कहां गए? 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गए, और यहां पर जो इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं वो हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो क्यों है ये खास? ये आपके हर एग्जाम में पूछेगा, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो क्यों है ये लाहौर अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट? वो इसलिए क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज्य मतलब स्वमाने अपना, राज्य मतलब शासन। पहली बार कांग्रेस ने हिम्मत करके किया कि अब भारत में हम क्या करेंगे? अपना शासन अपनाएंगे, अब नहीं हमारे बस की गुलामी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में इन्होंने डिसाइड किया कांग्रेस वालों ने कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को, देखो दिसंबर, हर जो भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था वो दिसंबर में होता था, क्योंकि स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। तो आज भी अगर कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है हर साल तो 28 तारीख ही होता है। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1929 को इन्होंने डिसाइड किया कि अगली 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? कांग्रेस वालों ने पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए क्या करेंगे?
स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और ठीक 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर आपके जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, झंडा फहरा दिया और पूरे देश में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसीलिए हमने जो संविधान लागू करने की डेट रखी वो 26 जनवरी रखी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस वालों ने स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है, तो ये कहानी थी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति और 26 तारीख की डेट ही क्यों रखी हमने, ये कहानी थी। अब यहां पर एक चीज छूट गई हमारी, झंडा। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि हमने अपना झंडा कब अपनाया। जो तिरंगा है हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा, तो वो झंडे की कहानी मैंने नहीं बताई आपको। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो हमने झंडा है अपना, जो अपना नेशनल फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा है, वो कब अपनाया। ठीक है, तो तिरंगा आपको पता ही है, कोई भी देश हो, कोई भी कुछ हो, तो सबसे पहले आपको झंडा ही चाहिए, बिना झंडे के तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए जो सबसे पहले हमने अपनाया वो हमारा झंडा था। तो याद रखना, जो तिरंगा झंडा हमने अपनाया वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। देखो, आजादी से पहले अपना दिया। आजाद हुए हम 15 अगस्त 1947 को, झंडा हमने अपना दिया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपना झंडा अपना दिया, क्योंकि बिना झंडे के तो कुछ होगा ही नहीं ना। आप कहीं भी देखते होंगे, आपने पुरानी पिक्चरें भी देखी होंगी, आपने बाहुबली देखी होगी, तो झंडा ही मेन है। अगर झंडा गिर जाए तो सेना का हतोत्साहित हो जाती थी, सेना मोराल डाउन हो जाता था। कोई भी ओलंपिक में जाते हो तो सबसे पहले फ्लैग पास्टिंग होती है, फ्लैग मार्च होता है ना, फ्लैग सबसे पहले। अगर तो झंडा ही आपका रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए सबसे पहले हमने झंडा ही अपनाया। तो झंडा कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। तो ये थे हमारी झंडा, हमारा नेशनल एंथम, हमारा नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रपति और 26 तारीख की डेट ही क्यों अपनाई, ये ठीक हो गया। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। इसको जितना संविधान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने पढ़ा, इतना अगर आपने पढ़ लिया, देखो कितना है, 15, 15, 20, 15, 30 और 45, ज्यादा 50 मिनट लगने हैं आपको पूरी वीडियो देखने में। 50 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे और आपसे वादा किया जा रहा है इससे बाहर आपके पास क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कोई भी इंडिया का एग्जाम दो आप, ठीक है। तो अगर इस लेवल से तैयारी शुरू करो, क्योंकि अपने यहाँ उत्तराखंड में पढ़ाई का कल्चर है नहीं, है ना। यहाँ बच्चे चाहते हैं कि हमें वन लाइनर पढ़ाए जाए, है ना। यहाँ बच्चे ये चाहते हैं कि हम अलग अलग कोचिंग में जाएं, वहाँ सर हमारे वन लाइनर पढ़ा जाए, बस टाइम पास हो जाए। जब पेपर आए तो कोचिंग चले जाओ, वो पढ़ो, जैसे कोचिंग खत्म सारी पढ़ाई खत्म, फिर अगले साल पेपर आएगा तो फिर कोचिंग चलो। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक ही बार हम बहुत बढ़िया से तैयारी कर लें और हमें फिर कोचिंग जाने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। इसके लिए कैसा होगा, ऐसा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपके साथ हूं, अगर बहुत अच्छा रिस्पांस आप मेरे को दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें। मैं आपको हर चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से इजीली पढ़ाऊंगा। जो चीजें आपको बहुत टफ लगा करती थी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल ढंग से। आप हम कोई देखो, कोई कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, सिंपल चीजें रख रहे हैं, सिंपल चल रहे हैं, आपका सारी चीजें तैयार हो रही है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आती हैं कि मैंने आपको बताया था कि विभिन्न देशों से, दुनिया के 60 देशों से हमने अच्छी अच्छी बातें ली हैं। तो जब हम संविधान के भाग पढ़ेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, वहां पे वो देश आ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसमें अलग अलग समितियां भी बनी। तो उन समितियों के बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो समिति सिर्फ आपको याद करनी है, ठीक है। इनमें आपको 2 समिति मैं बता दे रहा हूं, वो आप याद कर लेना। देखो, 2 समितियां आपको याद रखनी है। एक आपको रखनी है ड्राफ्टिंग कमेटी याद, प्रारूप समिति आपको याद रखनी है। आपसे पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को आप संविधान का पिता कहते हैं, संविधान का पिता। आपने देखा ना कि आपको हर जगह ये पड़ता है कि संविधान के निर्माता कौन है, भीमराव अंबेडकर। जब ये आपके बिना 296 सदस्यों को कैसा संविधान बन जाता, तो क्यों हम BR अंबेडकर को ही क्या बोलते हैं, संविधान के पिता। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो मेन थी प्रारूप समिति। अगर आप अपना मकान बनाते हैं ना, तो पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं कि ऐसी दीवारें खड़े कर देते हैं, पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उससे नक्शा बनवाते हैं, उससे ये बोलते हैं यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे पूजा घर होगा, अगर आंगन छोड़ना है तो कितना छोड़ना है, वो सब आर्किटेक्ट डिसाइड करता है। उसी प्रकार जो संविधान का पूरा प्रारूप बनाया, जो पूरा माइंड बनाया कि यहाँ से हम ये लेंगे, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, वो सब कुछ BR अंबेडकर ने डिसाइड किया। इसीलिए बाबा साहब को आप क्या बोलते हैं, संविधान का पिता कहते हैं,
ठीक हो गया। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेंगे तो वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहब जिन्हें आप बोलते हो, ठीक है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, इन्होंने बहुत काम किया है, हमारे जो दलित लोग हैं, जो हमारे हरिजन भाई लोग हैं, उनके लिए बहुत काम किया है, तो इनके बारे में फिर कभी। अब आ जाती हैं एक आपके संविधान सभा के लीगल एडवाइजर आपसे पूछेगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछेगा, संवैधानिक सलाहकार। तो ये थे आपके BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। तो जो लीगल एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर मतलब जैसे कंपनियों में होता है ना कि ये कानून, ये कदम उठा रहे हैं तो सही है कि गलत है, वो उठा रहे हैं तो सही है, जो कानूनी सलाह देता है। तो इस प्रकार संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, आपके BN राव थे, है ना। और BN राव ऐसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट था है, जो कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, नीदरलैंड में है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो इंटरनेशनल न्यायालय है आपका, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, उसमें एक भारतीय जज भी है जिसका नाम दलवीर सिंह भंडारी है ना। 9-9 साल के लिए जज चुने जाते हैं, वो मैं आपको जब UNO पढ़ाऊंगा वहां पे क्लियर कराऊंगा। तो आपसे पूछेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था उसमें पहले भारतीय जज कौन थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है नीदरलैंड में, उसमें पहले भारतीय जज आपसे पूछेगा तो वो यही थे, BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। और यही आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। तो बाकी समितियां कुछ समझने लायक है नहीं, झंडा समिति है और केंद्र संविधान समिति है, प्रांतीय समिति है, वो आप अपना पढ़ लेना, बहुत इजी है ना। किस देश से कौन सी बात ली है हमने, वो हम आगे जब संविधान को डिस्कस करेंगे, इसके चैप्टर में चलेंगे तो तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा संविधान का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम संविधान की किताब खोलते हैं और सबसे पहले हमको मिलती है प्रस्तावना, ठीक है। तो आज तो शायद इस वीडियो में प्रस्तावना कंप्लीट ना हो पाए, अगले वीडियो में हम प्रस्तावना को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि प्रस्तावना ही आपका क्या है, मेन चीज है, उद्देश्य का, ठीक है। तो प्रस्तावना सबसे पहले आपको मिलती है प्रस्तावना। इसी प्रस्तावना को आप बोलते हैं उद्देश्य का, कि आपके संविधान का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं आप प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है, पहले एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है, पूछेगा भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है, तो सीधा आंसर होगा आपका संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का, ठीक है। संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा और हृदय प्रस्तावना या उद्देश्य का कोई। और यहां पे याद रखना, यहां पे थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ हो जाती है, यही क्वेश्चन आपको घुमा के देता है कि जो BR अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर है, उन्होंने किसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो याद रखना जो BR अम्बेडकर है उन्होंने अनुच्छेद